हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि फ्रिक्शन जो है इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं और उनको स्लाइड कराना या मूव कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन इरेगुलरिटीज़ ने आपस में ग्रिप बनाई हुई है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट्स चलना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये बुक इस टेबल के ऊपर चलना शुरू कर देगी, तो उस टाइम पे जो बुक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में इरेगुलरिटीज़ आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे को पकड़े रहती हैं, अच्छी ग्रिप बनाए रहते हैं। लेकिन जब ये बुक मोशन में आ जाएगी तो इरेगुलरिटीज़ को आपस में ग्रिप बनाने का टाइम नहीं मिलता है और फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए तो जब हम किसी चीज़ को धक्का मारना शुरू करते हैं तो एक बार फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, लेकिन जब वो चीज़ एक बार मोशन में आ जाती है तो फिर उसको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, फिर वो मूव करती रहती है। ठीक है, तो बच्चे आज हम ये जानेंगे कि फ्रिक्शन इतना नेसेसरी क्यों है। फ्रिक्शन को हम क्यों ना ख़त्म कर दें कि चीज़ों को हम आसानी से खिसका पाएँ। इस बॉक्स के नीचे अगर अर्थ के साथ फ्रिक्शन ज़ीरो कर दिया जाए तो मैं इसको आसानी से धक्का मार लूँगा, कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन फ्रिक्शन ज़ीरो करने में भी दिक्कत है बच्चे। अगर फ्रिक्शन हमने ज़ीरो कर दिया तो ये एक बार अगर धक्का मारना शुरू कर दिया तो ये रुकेगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं रुकेगा, ये चलता ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो इसको रोकना भी पड़ेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे पैर कैसे टिकेंगे इसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर हम भी स्लिप करेंगे और गिर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, ए नेसेसरी एवल है, मतलब एक ज़रूरत है इसकी। एवल मतलब एक बुराई है, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब कुछ आप एक्सपीरियंसेस अपने से करके देखिए। जैसे आप खाना खाते हो और आपके हाथों में जब घी लग जाता है तो आपको गिलास उठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि गिलास स्लिप करता रहता है। वो किस लिए करता रहता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन था, आपके हाथ स्मूथ हो गए हैं और आपका जो फ्रिक्शन था हाथों का वो कम हो गया है। फ्रिक्शन कम होने से आपका गिलास बार बार आपके हाथ से स्लिप कर रहा है और आपको उसको उठाने में, होल्ड करने में दिक्कत हो रही है। तो अब आप समझे कि फ्रिक्शन भी ज़रूरी है ना। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर इज़ ग्रीजी और हैज़ ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट। तो कोई टम्बलर है या कोई ग्लास है, उसको अगर आपने ग्रीजी ऑयल या आपके घी के हाथ है तो उसको होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, अगर ग्लास के ऊपर भी ऐसे ही ऑयल लगा दिया जाए, आपके हाथ पे भी ऑयल लगा हो, तो क्या उस ग्लास को पकड़ना इजी होगा या पॉसिबल होगा होल्ड करके रखना ऊपर। रिकॉल हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक। जहाँ पे बारिश हो रखी हो, कीचड़ में से चलना आसान होता है कि मुश्किल होता है, याद करो। और वेट मार्बल फ्लोर या फिर गीले फ्रेश पे चलना कैसा होता है, ईजी होता है कि डिफ़िकल्ट होता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या चलना आसान रहेगा। बगैर फ्रिक्शन के तो हम धड़ाम से गिरेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि केले के छिलके पे पैर रखते ही हम गिर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और हम स्लिप कर जाते हैं। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। मैं पेन और पेंसिल की हेल्प से तभी लिख पाता हूँ जब पेन की निब और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता रहता है, तो वो आपस में घिसते हैं। इसी वजह से मैं इसके ऊपर लिख पाता हूँ या हम लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाए, अगर इस पेपर के ऊपर ऑयल गिरा हुआ हो तो हम नहीं लिख पाते हैं, है ना। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rub off some chalk particles which stick to the board. तो जब टीचर चौक से बोर्ड पे लिखता है तो कुछ पार्टिकल्स चौक के इसके बोर्ड के साथ फ्रिक्शन करके वहीं पे चिपके रह जाते हैं। ठीक है, उसी की वजह से हमें बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वैसे ही चलता रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा।
कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन ना होता तो पॉसिबल ही नहीं था कि कैसे लिखें। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट विड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाए तो वो चलता ही रहेगा, है ना। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. मान लो अगर टायर्स और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन ही ना होता तो पहली बात तो व्हीकल उसके ऊपर चल नहीं पाते, और अगर चलना शुरू कर देते किसी तरीके से तो फिर वो रुकते नहीं, और चलते चलते कहीं पे अगर टर्न लेना चाहें तो वो मुड़ते भी नहीं, फिर वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करते, वो सीधे ही उतर जाते, चाहे वो खेतों में उतरे चाहे वो नदी नाले में उतर जाएं, उनकी डायरेक्शन भी हम चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनके बीच का जो फ्रिक्शन है, जो ग्रिप है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो फ्रिक्शन होना भी ज़रूरी है। यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन दी वॉल। हम दीवार में कील नहीं ठोक सकते, भाई फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो वो बार बार निकल आएगी। ऐसा होता भी है ना कि कहीं कहीं पे जब दीवार में हम कील ठोकते हैं और कहीं से दीवार खोखली होती है तो वहाँ पर कील रुकती नहीं है, वो फिर से बाहर आ जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि दीवार ने उसको अच्छे से ग्रिप नहीं बना रखी है ना। ग्रिप मतलब फ्रिक्शन कम हो उनके बीच में। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। अब फ्रिक्शन नहीं होता तो घर भी नहीं बना सकते, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख ही नहीं पाएंगे, ईंट रखते ही वो फिसल जाएगी, तो फ्रिक्शन होना भी ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन इवल टू, और फ्रिक्शन इसके साथ साथ एक बुरी चीज़ भी है। ठीक है, इट वियर्स ऑफ द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बियरिंग और सोल ऑफ शूज़। ये कुछ चीज़ों को खा जाता है, ख़त्म करता रहता है, जैसे जूते के सोल को ख़त्म कर देगा, टायर्स को ख़राब कर देता है ना, स्क्रूज़ को ख़राब कर देता है। यू मस्ट हैव सीन वोन आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे जब आप फुट ओवर ब्रिज पे चढ़ते हो तो उसके ऊपर आपने वो निशान देखे होंगे, सीढ़ियों में निशान से बने रहते हैं ना लोहे के ऊपर छोटे छोटे, वो आपने देखा होगा, वो घिस जाते हैं बार बार जब आदमी उतरते चढ़ते हैं तो वो लोहे के निशान में घिस जाते हैं। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। आप अपने हाथों को ऐसे सर्दियों में रब करते हैं ना, जब ठंडी लगती है तो ऐसे ऐसे रब करते हैं कि आपके हाथ गर्म हो जाए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, या फिर मैच स्टिक को मैच बॉक्स के ऊपर जब रब करते हैं तो आग लग जाती है, होता है ऐसे ही, ये फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। यू माइट हैव, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मिक्सी का, आपके मिक्सचर का जो जार है वो गर्म हो जाता है ज़्यादा देर तक यूज़ करने से, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो होता क्या है, जब कोई मशीन चल रही होती है और हीट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब ये है कि जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उसमें से बहुत सारी एनर्जी तो वेस्ट हो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हर एक मशीन 100% एफिशिएंट हो जाए। अगर मैं अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाल दूँ तो ये कम से कम 1000 किलोमीटर चल जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन हीट की वजह से, क्योंकि बाइक का इंजन भी गर्म हो रहा है, वो साउंड भी कर रही है, उसका साइलेंसर भी गर्म हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ पेट्रोल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, और उसने सारा का सारा इस काम में नहीं लगाया कि वो उसकी माइलेज बढ़ा दे, बल्कि इंजन को गर्म कर दिया और वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ एन एवल, ये एक वेस्टेज है जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए है वहाँ पे हम फ्रिक्शन बढ़ा लेते हैं, जहाँ नहीं चाहिए होता है वहाँ पे हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आइडियाज़ को जानेंगे कि फ्रिक्शन को बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, बाय बाय।